हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आई एम योगेश सिंह, माय यूट्यूब चैनल नेम संस्कार एकेडमी रिडुआखोर। तो आप पढ़ रहे हो क्लास 12 की फिजिक्स। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में देखा था क्लास 12 का फिजिक्स था, वही था, जानते ही हो। उस समय देखा था कि एक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी बनता है हर एक एंगल पे, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2 ही है, बस इसमें हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज स्टोरी बताऊंगा, ये देख लिया तो आगे का सब कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर होता चला जाएगा। तो आज की टॉपिक हमारी है स्टूडेंट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो मैं आपको बता दूं कि याद दिला दो थोड़ा मोड़ा, क्लास 10th में आपने पढ़ा था रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, याद है ना। आपने क्लास 10th में पढ़ा था रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, ये मिलता जुलता कुछ लगता है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मजा आएगा, बीच बीच में हम 10th वाला भी लाके आपको दिखाते रहेंगे, आपको फील कराते रहेंगे। आप बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, नॉर्मली लैंग्वेज में समझाया जाएगा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की हिंदी होती है संधारित्र और कैपेसिटेंस की हिंदी होती है धारिता। बेहद इंटरेस्टेड टॉपिक, मजा आएगा। चलो, संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, धारिता क्या होती है, सब सीखा जाएगा। चलो कुछ फील लेते हैं, फील समझ रहे हो ना, मजा आएगा। तो मान लो आपके पास एक बर्तन है, ठीक है ना। इसमें पानी भरोगे, कितना पानी भर लोगे बर्तन में। इस बर्तन में मैंने पूछा कितना पानी भर लोगे, तो कहोगे सर जितना होगा जितना का। अगर ये 5 लीटर का बर्तन है, अगर ये जो पॉट है यह 5 लीटर का है, तो इसमें कितना पानी आएगा, केवल 5 लीटर पानी आएगा। उससे ज़्यादा दोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, नहीं तो कहोगे बर्तन की धारिता। तो आपने ये सब सुना है जी, कहोगे बर्तन की धारिता सर हो गई 5 लीटर की। क्यों, बस अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, एक मान लो हमारे पास प्लेट है, कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक है ना। इसमें अगर हम आवेश देते जाएं तो इनकी भी आवेश लेने की एक लिमिट होगी ना, बहुत ज़्यादा थोड़ी ले पाएंगे, इनकी भी लिमिट होगी। जितना बड़ा रहेगा, जितना छोटा रहेगा, उसके बेस पे। अब यार मैंने बोला कि मान लो कोई 2 आदमी आपके पास हैं, ठीक है ना। आप दोनों को ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, सपोज करो दोनों को ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो पहले वाले को मैंने 1 बोतल ग्लूकोज दिया, आराम से, वो तो सह गया बेचारा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने दूसरे वाले आदमी को 5 बोतल धक्का मार के दे दिया, तो क्या होगा, सह पाएगा नहीं ना। लिमिट होती है, किसी भी चीज की लिमिट होती है, लिमिट में होती है। तो वही है कि कोई भी जो चालक है वह आवेश संग्रहण करता है, आगे आवेश को स्टोर करता है, वही उसकी धारिता कहलाती है। कोई चालक, कोई कंडक्टर अपने अंदर जितना आवेश को स्टोर करता है, जितना रख पाता है, वही उसकी धारिता कहलाती है, बस। और चालक वही कहलाता है कैपेसिटर। मजा आ गया। और वही चालक क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। यहाँ पे बर्तन कैपेसिटर का काम कर रहा था, और बर्तन में जितना पानी आ जा रहा था ना, वो उसकी धारिता थी। और यहाँ पे चालक कैपेसिटर का काम कर रहा है, और जितना आवेश इसके अंदर आ जा रहा है वही क्या है, उसकी धारिता होती है, बस। तो परिभाषा बड़े आराम से धारिता की बना सकते हो, अभी मैं बहुत सारी बातें करूंगा। धारिता की परिभाषा नॉर्मली तुम बना सकते हो अब कि कोई चालक अपने अंदर जितना आवेश संग्रहित कर ले, जितना आवेश
संग्रहित कर ले वही उसकी धारिता कहलाती है, वही उसकी धारिता कहलाती है। अच्छा, अब एक बात आपके दिमाग में उठ रही होगी कि यार ये आवेश को हम अब स्टोर क्यों कर रहे हैं, चार्ज को हम स्टोर क्यों कर रहे हैं, चार्ज को हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। काम करेंगे, चार्ज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसका वजह है। अब यहां से हम कुछ आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया ना धारिता क्या कहलाती है। कोई चालक अपने अंदर जितना आवेश संग्रहित कर ले वही उसकी धारिता कहलाती है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो अब कहोगे सर तब संधारित्र क्या कहलाता है। यही चालक यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है। यही चालक क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर को कुछ लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर ही कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे दिखाते हैं कैपेसिटेंस कैपिटल सी से, ठीक है ना। तो फील तो आपने ले लिया, आवेश को बटोरना है, अब इससे काम करवाना है। आवेश को क्यों बटोर रहे हो, यही पढ़ना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके दिमाग से कुछ उड़ तो नहीं रहा है ना, उड़ेगा नहीं, कुछ नहीं उड़ेगा। आप ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, अब आते हैं लॉजिक पे अपने। अब तो खेल खत्म, थोड़ा और आगे चलते हैं ना। अब हम बनाते हैं हेडिंग कैपेसिटर की। कैपेसिटर करता क्या है, तो आपको फील मैं दे दूं, फिर से एक बार फील देता हूं। अच्छा, मान लो कोई मोटा सा आदमी है, मोटू सेठ। ये मान लो कोई मोटा सा आदमी है, ठीक है ना। बैठा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, बैठा हुआ है। मैं को इसको धक्का दो, तो शायद तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। बच्चियां तो मर जाएंगी, बच्चियां ढकले मर जाएंगी उसको। तो धक्का तो देना बड़ी मुश्किल है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बैठा हुआ है। धक्का देने के लिए हमारे पास ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर सपोज करो ये मोटा आदमी चलता रहे, दौड़ता रहे, तब धक्का देना हो तब बड़े आराम से दे लोगे, नहीं दे लोगे। तो ये बैठा हुआ जब था तब हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ा था धकेलने के लिए, लेकिन जब दौड़ रहा है तब एनर्जी क्या हो रहा है, ज्यादा खत्म नहीं करना पड़ रहा है, आराम से धकेल देके गिर जाएगा। यार क्या दिक्कत क्या है। लेकिन जब तक बैठा हुआ है ना, तो तब तक तो इनको एनर्जी ज्यादा खत्म करना पड़ेगा ना। चलो मोटू सेठ की कहानी खत्म होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे समझ गया ना, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए हमारे पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन जब चल रही है तो भाई तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल रही है तो बहुत एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन जब रुकी हुई है तब चलाने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। अब वही एनर्जी कौन देगा, यही जो चार्ज आप बटोर रहे हो, जो चार्ज कलेक्ट कर रहे हो ना, चार्ज जो आप कलेक्ट कर रहे हो वही एनर्जी में बदलेगा। वही जो चार्ज कलेक्ट कर रहे हो ना वही एनर्जी में बदलेगा। अब आ जाते हैं, जैसे कि आपके घर में फैन होगा ना, आपके घर में मोटर होगा, वो पानी देने वाला मोटर होता है, फैन होता है, मोटर होता है, सब कुछ आपके घर में है इस समय, आप जान रहे होगे। तो एक बात बताओ जरा, मोटर, मैं बात करता हूं मोटर की, और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपके घर में नॉर्मल बिजली 30 एम्पियर की आती है। आपके घर में नॉर्मल बिजली 30 एम्पियर की आती है, और इस मोटर को चलने के लिए चाहिए कितना करंट, इनको चाहिए, मतलब कि इनको चलने के लिए चाहिए 30 से 50 एम्पियर का करंट चाहिए। आपके घर में बिजली आ रही है 30 एम्पियर की, और इस मोटर को चलने के लिए 30 से 50 एम्पियर का करंट चाहिए। कहां से लाके दोगे, कहां से आएगा, बड़ी मुश्किल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। इस मोटर में लगा है कैपेसिटर, अभी मैं बात करूंगा। इस मोटर में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। तो ये क्या कर रहा है, अपने अंदर चार्ज को कलेक्ट कर रहा है। कैपेसिटर लगा है, अपने अंदर चार्ज को कलेक्ट कर रहा है।
और एक बात जान लो कि इनको खाली चलाने में इतना चाहिए, चलाने बस में। शुरुआत में जैसे कोई चीज बैठी हुई होती है तो हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मोटर विराम अवस्था में था, इसको पहले चलाने के लिए हमको इतना करंट देना पड़ेगा, नॉर्मल उसके बाद चलता रहेगा, लेकिन शुरुआत में इतना देना पड़ेगा। बात तो आपकी पते की है, क्यों? सही समझ में आ रहा है ना? तो जब बैठा हुआ है तब इतना एम्पियर की बिजली चाहिए, उसके बाद नॉर्मली 30 पे भी चलेगा, लेकिन जब बैठा हुआ है चलाने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए। तो वही कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। अब यहां पे मैं बताता हूं आपसे, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। यहां पे चार्ज को एनर्जी भी कह सकते हो। चार्ज मतलब एनर्जी, ज्यादा चार्ज ज्यादा एनर्जी, कम चार्ज कम एनर्जी। तो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, और स्टोर करके जो ऐसे डिवाइस है ना, जो ऐसे डिवाइस हैं उनको क्या करता है, सडनली क्या करता है, मूव करवाता है, सडनली मूव करवाता है, सडनली मूव करवाता है। बस एक बार दे दिया, उसके बाद चल रहा है, आराम से चल रहा है। तो कैपेसिटर की फीलिंग आई ना? यही होता है कैपेसिटर, एक डिवाइस होता है, डिवाइस एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने अंदर चार्ज को कलेक्ट करता है। कलेक्ट क्यों करता है? क्योंकि हमारे घर में सारे डिवाइस, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया और मोटर हो गया, ऐसे जो भी डिवाइस हैं उनको शुरुआत में चलने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। वो ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी हमको कैपेसिटर देता है, नहीं तो मुश्किल है चलना। कैपेसिटर शुरुआत में जितना उनको चाहिए धक्का मार के देता है, उसके बाद नॉर्मल वो चलते रहते हैं। शुरुआत में जब तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जब तक था तब तक हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए चलाने के लिए, तो ज़्यादा दे दिया, चल रहा है, मज़ा आ गया शुरुआत में देने के लिए। अब देखो जरा, अब मैं आपसे एक बात और बता दूं, फैन सुना होगा नाम आपने, आपके घर में फैन लगा होगा, आप शायद शॉर्ट पे देखो तो फैन ही दिखेगा, आपके दिखेगा ना। फैन में लगा होता है कंडेंसर, नाम सुना होगा, फैन में लगा होता है कंडेंसर, बेहद अच्छे से नाम सुना होगा आपने। कंडेंसर अगर फैन का खराब हो जाए तो फैन हो जाता है स्टॉप, रिंग के चलता है। अगर कंडेंसर ना लगे तो चले ही ना, चले तो बहुत धीरे चलता है ना। तो वह भी कंडेंसर है ना, ये अभी एक कैपेसिटर है। फील तो आ ही गई होगी, कंडेंसर भी क्या है, एक कैपेसिटर है, एक ऊर्जा को बटोरने वाला इंस्ट्रूमेंट है, आवेश को बटोरने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब इनको चलाना होता है तो अचानक क्या करता है, सारा एनर्जी अपना दे देता है और ये नाचने लगते हैं। उसके बाद नॉर्मल नाचते रहते हैं। व्हाइट बोर्ड आपको अच्छे से दिख रहा है ना, चमक रही ना, नहीं रहा ना, रुक जाइए। हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, क्या करने के लिए, किसी भी चीज को जब स्टैटिक फ्रिक्शन में उनको चलाने के लिए, बस इतना सा ही काम होता है, बस यही कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की परिभाषा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस हु स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से और उनको चलाने के लिए, मूव कराने के लिए, यही इसका वर्क होता है। शुरुआत में बैठा हुआ रहेगा, ज्यादा एनर्जी लेगा, वो कौन देगा भाई, कैपेसिटर देगा। सर जी हम तो पढ़ लिए, कंडेंसर इज अ कैपेसिटर, कंडेंसर भी वही है। कंडेंसर ना रहे तो फैन का चलना मुश्किल। आपका वो जो मोटर होता है कभी कभी देखते हो रुक जाता है, कंडेंसर खराब हो तो रुक जाता है, तो उसको ढकेलना पड़ता है एक बार, तब चलना शुरू करता है। उसके जो पत्तियां होती हैं फैन वाली, उसको नचाना पड़ता है एक बार, तब वो चलना शुरू करता है। तो वही है, शुरुआत में जब स्टैटिक में रहेगा तो उनको मतलब कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए चलाने के लिए, तो हमारा कौन देगा, कैपेसिटर देगा। चलो फील तो आ ही गया होगा। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी मोड़ी, आप कैमरा का मतलब कि आपके घर मोबाइल होगा, अच्छा खासा कैमरा होगा मोबाइल में, उसमें फ्लैश होगा, आपने रात को फोटो खींची होगी अच्छे से, रात को भी इतना बढ़िया फोटो कहाँ से आया,
फ्लैश जला। इतनी छोटी सी बैटरी में इतना ज़्यादा प्रकाश कैसे आया? इतनी छोटी सी बैटरी मोबाइल की उतना प्रकाश कैसे आया? वहां भी लगा है कैपेसिटर। आपने जब भी फ्लैश का बटन दबाया ना, कैपेसिटर ने सारी एनर्जी झोंक दी, तो फ्लैश क्या हो गया? जल गया। और फ्लैश जल गया तो आपका फोटो बढ़िया बढ़िया आ गया। बस इतना सही तो होता है। मोबाइल पे अगर लगातार फोटो खींचोगे तो जल्दी बैटरी डाउन होती है, कितना बेचारा देगा। तो बैटरी या जो सेल होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, सब तो आपको पता ही होगा। तो आपने ये सब देख लिया, फील तो आ गया ना कैपेसिटर क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपेसिटर क्या करता है, वर्क क्या है? अचानक मूव कराता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, अचानक एनर्जी देता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई ना? चलो आते हैं कैपेसिटेंस पे। फील हो गया ना आपको? फील हो गया ना? कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है एनर्जी के रूप में, एनर्जी के रूप में। चलो आ जाओ, अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। यार ये क्या होता है कैपेसिटेंस? यानी कि धारिता क्या होती है? तो आपने अभी नॉर्मली परिभाषा देखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये होता है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। आपको मैं याद दिला दूं, आपने पढ़ा है रजिस्टर, रजिस्टर से आपने पढ़ा होगा रजिस्टेंस। रजिस्टर क्या था? रजिस्टर एक डिवाइस था यार, रजिस्टर एक डिवाइस था जो क्या करता था? धारा को रोकता था, धारा को रोकने का काम करता था। चलो यहां तक फील आई ना? और जो रजिस्टेंस था वो क्या करता था? यह रजिस्टर की प्रॉपर्टी थी, यह रजिस्टर की प्रॉपर्टी थी कि कितना धारा रोक लेगा, ये होता है रजिस्टेंस। रजिस्टर की प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, कि कितना धारा वो अपने अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा, ये बताता था। ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस क्या है? उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है जो बताएगा कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। समझ में आई बात ना? ओहो गिर जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस हु स्टोर द चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर हु टेल्स दैट कैपेसिटर हाउ मेनी चार्ज स्टोर्ड, कि अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस हो गई। तो समझ में आ गया ना? कैपेसिटेंस की परिभाषा क्या लिखोगे? कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, रजिस्टर रेजिस्टेंस की तरह। अभी बहुत बात करेंगे। कैपेसिटर को कंडक्टर ही बोलते हैं, कभी परेशान मत होना। हिंदी तो मैंने कभी बोली नहीं, बड़ा टेढ़ा सा लगता है, संधारित्र बार बार कहेंगे तो लगता है मुंह दर्द करने लगेगा। तो थोड़ा आसान लैंग्वेज है ना, कैपेसिटर कंडक्टर बोल सकते हो बड़े आराम से। तो चलो कुछ देखते हैं आगे। जानते हो, ये मान लो कोई मेटल है या कोई कंडक्टर है। कंडक्टर ही तो, कंडक्टर तो कैपेसिटर होता है। ये मान लो कोई कंडक्टर है, इसको आपने चार्ज देना शुरू करा, आपने चार्ज देना शुरू करा। चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पढ़े हो यार, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, यानी कि V कहीं ना कहीं Q पर डिपेंड करता था। नहीं, चार्ज दोगे तो पोटेंशियल फिक्स है, बढ़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि क्या कह सकते हो कि Q प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। Q पर डिपेंड कर रहा है V, नहीं Q प्रोपोर्शनल टू V कह सकते हो। चलो
इसे कैपिटल लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। Q प्रोपोर्शनल टू V हो गया। प्रोपोर्शनल की साइन बड़ी दिक्कत करती है ना, तो हम कहते हैं Q बराबर CV। Q बराबर CV, यही क्या है? कैपेसिटेंस है। यही क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसी को तो हम बोलते हैं। जैसे आपको मैं याद दिलाता हूं बच्चों, याद करिए जरा, हमने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I, और हमने कहा था V बराबर RI, यहाँ पे R लाए थे नहीं, यानी कि R बराबर V बाई I। यही क्या था? यही तो रेजिस्टेंस था, यही तो रेजिस्टेंस था। और यहीं पे हमारा क्या है? यही तो कैपेसिटेंस है, Q बाई V, Q बाई V। समझ गया ना? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। चलो अच्छी बात है। व्हाइट बोर्ड आप अच्छे से देख पा रहे हो ना? अरे बहुत बेहतर आ रहा है, 20 मिनट का समय भी हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने देखा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन उसका पोटेंशियल। मान लो कोई हमारे पास एक कोई मान लो कोई मेटल है या कंडक्टर है, इसके पास Q चार्ज है, V वोल्टेज है, तो आप क्या करोगे? C बताओ, तो Q बाई V निकाल दोगे, C पता चल जाएगा। अब तुम कहोगे सर V का क्या रिलेशन है यहाँ पे, जरा समझाओ, V के बारे में जरा बताओ, V के बारे में जरा हमको बताओ, V क्या कहना चाहता है, V को क्यों पकड़ के लाए, क्यों करे, क्यों नहीं करे। तो चार्ज को लाने में यार V कहीं ना कहीं बड़ा उत्तरदायी है। चार्ज को पकड़ के लाने में ना V बहुत कुछ बताता है कि कैसे चार्ज पकड़ के आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये सब बातें हैं, तो समझिए जरा। चलो देखते हैं यहाँ पे। मैंने कहा ये मान लो आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर है मान लेते हैं। यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है, स्फीयर है तो जानते हो इसके सरफेस पर लोग रहते हैं चार्ज, ठीक है। स्फीयर है और यहाँ पे मान लेते हैं Q चार्ज है, इसका जो विभव है V है, वास्तव में विभवांतर कहते हो। विभव मान लो V है, Q चार्ज है। यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट से मैंने कहा छोटा सा चार्ज पकड़ के यहाँ ले आओ, इनफाइनाइट से छोटा सा चार्ज यहाँ पे पकड़ के ले आओ। छोटा सा चार्ज पकड़ के लाओगे, छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो बताओ जरा प्लस Q क्या इनको लाने देगा कभी? बड़ी मुश्किल है। ये कहेगा मैं तो भाई आने नहीं दूंगा, जान जाओ इतना, मैं भी प्लस का हूं, तुम भी कैसे आ पाओगे, मुश्किल है ना। तो हमको इनको पकड़ के लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वर्क, और जो वर्क करेंगे वही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, फिक्स है। चलो कोई बात नहीं, इनको पकड़ के ले आया मैंने, तो मुझे कितना काम करना पड़ा? तो आपने पढ़ा है यहाँ का विभव V माइनस यहाँ, यानी कि विभवांतर बराबर वर्क एक्सटर्नल बाई चार्ज, और छोटा सा वर्क हो रहा है तो D लगा दो ना, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, ये बात याद रखना, बड़ी जगह मैं लगाऊंगा, बहुत अच्छे जगह इसको यूज करूंगा, ये आपको मैं शुरू से बताता हूं। ये हो जाएगा dW बाई dQ। आप कह सकते हो dW बराबर V इंटू dQ। पोटेंशियल जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा। अरे भाई ये मान लियो आप, एक कोई कंडक्टर तो है ही, इनको चार्ज तो संग्रहित करना है ना, तो जो जितना ज्यादा चार्ज संग्रहित करेगा उतना अच्छा कैपेसिटर माना जाएगा। जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज उतना अच्छा कैपेसिटर माना जाएगा, उतना अच्छा संधारित्र माना जाएगा। सही है कि नहीं सही है? क्योंकि कैपेसिटर का वर्क है चार्ज को स्टोर करना एनर्जी के रूप में, तो जो ज्यादा करेगा वही बढ़िया कहलाएगा। इसको देखो जरा, यहाँ का अगर पोटेंशियल ज्यादा है अगर, तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत वर्क करना पड़ेगा लाने के लिए, बड़ी मुश्किल है नहीं। तो पोटेंशियल हम चाहते हैं कम ही रहे। C बराबर Q बाई V में आपने भी फार्मूला प्रूव किया है, तो एजम्पशन कर सकते हो, इसको प्रूव किया है तो खाली मान लेते हैं इसको ना। तो V जितना कम होगा, V जितना कम नीचे यानी कि कम, C उतना ज्यादा होगा। V कम होगा तो C ज्यादा होगा, समझ सकते हो। C ज्यादा मतलब क्या? Q ज्यादा होगा, और क्या? V जितना कम होगा C उतना ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर यहाँ पे V कम है, सपोज मान देख रहे हो, रियलिटी देख रहे हो, V अगर कम होगा तो चार्ज को पकड़ के लाने में हमको कम वर्क करना पड़ेगा।
बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आपकी बात आई ना। V हम चाहते हैं कम रखा जाए, वही एक अच्छा कैपेसिटर माना जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। V क्यों आया? V तो सारा खेल करा रहा है, V नहीं आएगा तो काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा सर। ये वर्क समझ में आ रहा है आपको ना, dw बराबर V इंटू डी क्यू। अरे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो यार, क्यों दिक्कत करते हो। तो आपकी समझ में आ गया कि कैपेसिटर जो है ना, अगर कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो V का मान कम करना पड़ेगा। V का मान कम होगा तो जल्दी जल्दी चार्ज ला के रख लोगे। ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, और वही हम चाहते हैं। आपको कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं। C बराबर अभी हमने पढ़ा है, Q/V पढ़ा है। हम चलते हैं पढ़ते यूनिट ऑफ C। C क्या है? कैपेसिटेंस है। C क्या है? कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। यूनिट ऑफ C Q का कूलाम पर V का वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, या इसका एक बहुत बड़ा मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? बहुत बड़ा मात्रक होता है इसका फैराड। समझ में आपकी बात आई ना। इसका डायमेंशन फार्मूला आप निकाल के बताना, और मैं कितना बताऊंगा। ए आपका HW है। C का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल के बताओगे, कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका HW है, ठीक है ना। तो ये हो गया कैपेसिटर, हमने पढ़ लिया। अब बात आती है यार, एक बात और बताता हूं। हरी सर इतना जल्दी क्यों बोलते हो? C = Q/V पढ़े हो ना। तो हम कहते हैं C इज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। नोट करना, अच्छे से नोट करना कि जो C है ना, वह Q और V पर डिपेंड ही नहीं करता। Q भी कुछ भी होता है, C का कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। अभी सर तुमने कहा था V कम होगा तो C ज्यादा होगा, वो दूसरी बात थी, समझिएगा थोड़ा यहाँ पे। वो तो मैं अभी निष्कर्ष निकालना चाहता था ना। तो यहाँ पे आ जाओ जरा। C इज नॉट डिपेंडेंट Q एंड V। आपने पढ़ा है V = IR या R = V/I। तो हमारे ओम साहब ने कहा था कि जो R है ना, V और I पर डिपेंड नहीं करता, वह चालक के एरिया पर, चालक की लंबाई पर, पदार्थ पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार यह भी Q और V पर डिपेंड नहीं करता। अब कहोगे सर क्यों नहीं करता? फील कराओ, फील करने तो बड़ा मजा आता है। तो देखो जरा, Q बढ़ाओगे तो V बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ा? Q बढ़ाओगे तो V बढ़ गया। अरे कुछ ऐसा उपाय करो Q बढ़े V ना बढ़े, तब तो होगी बात। तब C मानेंगे थोड़ा मोड़ा आगे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब तुम Q बढ़ाने जा रहे हो तुरंत V भी बढ़ जा रहा है। V प्रोपोर्शनल टू Q होता है, क्योंकि आपने चार्ज बढ़ाया भी वो बढ़ गया, चार्ज बढ़ाया भी वो फिर बढ़ गया, फिर बढ़ाया फिर बढ़ गया। तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना। क्यों? जिस अनुपात में यह बढ़ रहा है उस अनुपात में यह बढ़ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट ही है। कहाँ ऊपर गया? एक ग्राफ इनका भी बनाओगे तो ऐसे बीचों बीच जाएगा इसे, ठीक है ना। वही ओम के नियम वाला। तो यहां पे आप समझने का प्रयास करिए क्या कि Q बढ़ रहा है तो C भी बढ़ जा रहा है, इसलिए V बढ़ जा रहा है। Q बढ़ रहा है तो V भी बढ़ जा रहा है, इसलिए यहां पे C क्या हो जा रहा है? C कांस्टेंट हो जा रहा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला Q और V के भरोसे इनके ऊपर। तो हम कहते हैं C इज डिपेंड्स ऑन, जो C है ना वह डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का शेप कैसा है, कंडक्टर की साइज कैसी है, एंड मीडियम, और मीडियम पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में कंडक्टर रखा है, और मीडियम पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में कंडक्टर रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना चार्ज होल्ड कर लेगा। तब अभी उसका भी प्रूव कराएंगे फार्मूला, परेशान मत होना। तो समझ गया ना, सीधे बोलना C इज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, C इज ओनली डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, या फिर डायमेंशन कर सकते हो ऑफ कंडक्टर एंड मीडियम, और मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम 2 लिख लो। हैव यू एनी प्रॉब्लम? तेज तो नहीं हो रहा ना? नो सर तेज नहीं हो रहा है। तेज होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं आपको तेज हो जा रहा था तो बताना, कोई बात नहीं। तो आपने ये सब देख लिया ना अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम?
नहीं ना, इनको इरेज करें, आगे चलते हैं। हर एक टॉपिक अपनी कॉपी पर नोट करना, कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझ जाओगे ना तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकती जी। चलो इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए थोड़ा और फील लेते हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, मजा आ रहा है। तो अभी भी हमने बात किया ना, जैसे r बराबर v बाई आई होता है, और डिपेंड नहीं करता वी आई पर। r बराबर हमने पढ़ा l बाई ए, इस पर डिपेंड करता है लेंथ, एरिया और उसके डेंसिटी पर पढ़ा था हमने, ये सब पढ़ रखे हैं। उसी प्रकार ये अभी इस पर डिपेंड नहीं करता, अभी भी पता चल जाएगा किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपने अभी अभी देखा c बराबर q बाई v, मात्रक होता है फैराड, फैरड बोलते हैं, फैरड। कि लोग कहेंगे जरा क्या बोल रहे हो, फैरड बोल रहे हैं जी। मान लो आपसे कोई कहता है कि किसी चालक का कैपेसिटेंस, ये मान लो कोई कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस 5 फैरड है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई कहता है कोई कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस 5 फैराड है, तो 5 फैराड का मतलब क्या, कूलाम पर वोल्ट। यानी कि इसको 5 कूलाम चार्ज दोगे तो 1 वोल्ट इसका विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, यानी कि अगर इसको 5 कूलाम चार्ज दोगे तो इसका जो विभव है ना 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। 10 कूलाम चार्ज दोगे तो विभव 2 वोल्ट बढ़ जाएगा। 15 तो विभव 3 वोल्ट बढ़ जाएगा। समझ गए बात ना। अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, कोई कहता है इसका C बराबर 20 फैरड है, तो मतलब क्या, फैरड मतलब कूलाम पर वोल्ट होता है ना। 20 कूलाम चार्ज दोगे तो 1 वोल्ट इसका विभव बढ़ जाएगा। बताओ यह बढ़िया कैपेसिटर है कि यह बढ़िया कैपेसिटर है। तो बढ़िया कैपेसिटर कौन कहलाता है कि चार्ज ज्यादा दे विभव कम बढ़े, तो हाई बढ़िया कहलाएगा। नहीं इसकी अपेक्षा तो खराब हो जाएगा। तो समझ गए बात को ना। तो ये हमारा छोटा सा क्या था, स्टोरी समझ में आ गई ना। इसमें बहुत बड़े बड़े हम लोग सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा। अगर पीछे वाला लेक्चर यानी कि जो नहीं देखे हो वहाँ से देख के चले जाओ, क्योंकि जो आगे लेक्चर चलने वाला है ना उसमें सब पीछे के यूज करे जाएंगे। तो समझ में तो आ गया होगा ये सब बात आपको, क्यों बच्चा, समझ में आ गया ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं कि कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है। प्रकार तो पढ़ना जरूरी है ना, अब एक थोड़ी पढ़ना है, कई होते हैं। हमारे चैप्टर में मेनली मिलेगा समांतर प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए वक्त को खराब ना करें, चलते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे। तो देखो स्टूडेंट, अगली टॉपिक हमारी है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। शुरू करेंगे उसके पहले एक बात कर लेते हैं, क्या जिस बर्तन में 5 लीटर पानी आ रहा था उसमें 6 लीटर पानी नहीं आ सकता? क्या आ सकता है ना, आएगा, पीट पाट के चौड़ा कर देंगे, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, हो सकता है। उसी प्रकार कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी बढ़ाई जा सकती है। कैसे, आगे मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितने होते हैं। एक होता है स्फेरिकल, SPHER, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। हमारी इंग्लिश समझ में आपको आ रही है ना। एक पैरेलल प्लेट होता है, समांतर प्लेट कहते हैं कैपेसिटर, और एक होता है स्टूडेंट सिलेंड्रिकल, बेलन वाला कैपेसिटर। तो फील तो आई गई होगी, 3 होते हैं, स्पेरियल, पैरेलल और सिलेंड्रिकल। हमको पढ़ना है पैरेलल के बारे में, हमारे पूरे सिलेबस में पैरेलल के बारे में है, ठीक है ना। तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, पढ़ना तो ये, लेकिन क्वेश्चन तो तीनों पे पूछ लेते हैं कभी कभी, थोड़ा मोड़ा जानकारी सबके बारे में होना चाहिए, तो उसी को लेके हम चलेंगे। चलते हैं, उठाते हैं पहला वाला स्पेरियल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, उसी को टेकअप करते हैं। नहीं, पहला है स्पेरियल, SPHERICAL, स्पेरियल कैपेसिटर। ये क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना है, और इसी के साथ हम वीडियो को लास्ट भी कर देंगे, कुछ न्यूमेरिकल के साथ बता देंगे फैरेड कितना बड़ा यूनिट है,
कैपेसिटेंस का, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा अच्छे तरीके से। तो वीडियो लंबा ना हो, आप बोर ना हो, बोर नहीं होना, बोर हो जाओगे तो सो जाओगे, बोर्ड में फेल हो जाओगे, नहीं फेल ना होना भाई। इधर आ जाओ, देख लो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है क्या कि एक स्फीयर होता है, ऐसे मान लेते हैं एक स्फीयर है हमारे पास, मैंने इसको क्यू चार्ज दे रखा, क्यू चार्ज दोगे तो कहाँ जाएगा, इसके पेट में थोड़ी जाएगा, इसके बाद सरफेस पर तो आएगा। क्यू चार्ज दिया, सरफेस पर बिखर गया, इसका पोटेंशियल V हो गया, तो हमने कहा C बराबर Q/V कर दो। इसका सेंटर हमने कहा R मान ले, क्या दिक्कत है। कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V हमने पढ़ रखा है, तो बताया तो इतना ही होगा। चलो जरा, और हम जानते हैं टोटल कि C इज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। जो C है ना वह बिल्कुल डिपेंड नहीं करता चार्ज और पोटेंशियल पर, कुछ भी हो। अब देखते हैं, वही तो आपको बताने आया हूं कि स्पेरियल जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है। अरे वाह सर जी, चलो आ जाओ। हमने पढ़ा है V बराबर, अगर मैं पूछूं सरफेस पर V का मान बताओ, सरफेस पर V का मान बताओ, तो कहोगे सर V बराबर हमने पढ़ा है 1/4πε0 Q/R। अरे वाह, टोटल चार्ज मान लेते हैं कि अरे भाई केंद्र पे ट्रीट करता है ना कि हम केंद्र पे हैं, बस इसी से इतना दूरी पर कितना विभव बनेगा, इतना बनेगा। इसलिए हम कहेंगे C इज इक्वल टू Q/1 और V की वैल्यू यहाँ से लाके रख दो 4πε0 और Q/R। और एक बात बता दूं, ε0 से घबराना मत, ये सारा मीडियम हम क्या ले रहे हैं, एयर और वैक्यूम का। अगर कोई मीडियम आएगा तो K लगा देंगे, और क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे K जोड़ देंगे। Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू 4πε0R। अरे क्या आ गया, ये क्या आ गया, स्पेरियल जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू 4πε0R। C डिपेंड करता है ε0 पर और R पर। ये देखा, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस। C डिपेंड करता है रेडियस पर, यानी कि शेप एंड साइज, या फिर कह सकते हो डायमेंशन पर डिपेंड करता है कि डायमेंशन चालक का है क्या। और ये क्या है, ये मीडियम है, ये भी इनको घटाएगा बढ़ाएगा। तो आपको फील हो गया ना कि C इज ओनली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर एंड द मीडियम। जो C है वह डिपेंड करता है इसके डायमेंशन पर और इसके मीडियम, किस मीडियम में रखा गया है। जैसा मीडियम होगा यहाँ पे मान बढ़ जाता है ना, घट जाता है, बड़े तो आपको पता है सब कुछ यहाँ पे। तो फील तो आ गई, समझ में आ गया ना। कितना अच्छा फार्मूला हमने प्रूव कर लिया, देख लिया ना कि स्पेरियल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला प्रूव करो तो तुरंत तो हो गया, पता भी चल गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं अच्छा खासा, उसके बाद विदा लेते हैं। तो इनको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अच्छा खासा। चलिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं। मैंने कहा अगर कोई स्फीयर है जिसका R बराबर मान लो 2 मीटर है, ठीक है ना, तो उसका कैपेसिटेंस बताओ। कोई स्फीयर है उसका R बराबर 2 मीटर है, तो मैंने कहा कि उसका कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। तो आपने पढ़ा फार्मूला C इज इक्वल टू 4πε0 R, एयर में रखा है मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो चूंकि 1/4πε0 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 बराबर क्या होता है, याद नहीं है, 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ अगर उल्टा दोनों को कर दोगे तो हो जाएगा 4πε0 की वैल्यू आ जाएगी 1/9.0 10⁹ हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1/9 10⁻⁻⁹ ये होती है इसकी वैल्यू 4πε0 की। चलो आ जाओ, इसकी वैल्यू हो गई 1/9 10⁻⁹ और R का मान हमारे है 2 मीटर। सॉल्व कर लोगे तो 10⁻⁹ ये भाग दोगे, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 9 दूनी 18, लगभग 2 गुणे 10 पे घाते -10 क्या फैराड।
फैराड आ गया। देख रहे हो, अगर 2 मीटर, छोटा थोड़ी होता है 2 मीटर, अरे यहाँ तक होएगा, इतना बड़ा गोला अगर रहेगा तो इतना छोटा चार्ज कितना है ही पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉइंट लगेंगे, बहुत छोटा सा चार्ज दे दोगे 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। इतने छोटे से चार्ज को देने पर 1 वोल्ट बढ़ जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, इतने छोटे से चार्ज पर जब 1 वोल्ट बढ़ जा रहा है तो बताओ क्या स्पीयर वाला हमारा ये सही होगा? ये सही कैपेसिटर माना जाएगा? नहीं, स्पीयर इसीलिए हम पढ़ते भी नहीं है। अब इसके बारे में हम बुराइयां भी करेंगे, परेशान ना हो, अगले लेक्चर में बुराई भी इसकी करेंगे कि क्या बुराई है। तो बुराई तो देखी गई इसकी, दो इतना बड़ा कैपेसिटर ले लिया, देख रहा हूं कि इतना छोटा चार्ज दिया 1 वोल्ट बढ़ गया। मतलब समझ पा रहे हो ना? अभी पीछे बताया हूं, इतना छोटा चार्ज दिया 1 वोल्ट बढ़ गया। अरे बहुत खराब है, वेरी, इसे बोलते हैं वेरी बैड, बोल सकते हो बैड, वेरी बैड। ठीक है ना? चलो अच्छा, आपको फील कराता हूं कि ये फैराड इतना बड़ा मात्रा क्यों लगता है, बड़ा क्यों होता है। अभी कहोगे चल अरे आज तो तुम बड़ा लॉजिक बताते हो, समझ में नहीं आता है, सब आता है। चलो आ जाओ, मैंने कहा एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है। लो बताओ त्रिज्या कितनी होगी उसकी, आर का मान बताओ। 1 फैराड कैपेसिटेंस है, बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो कहोगे सर हमने पढ़ा है C = 4 πε0 R, तो इसकी वैल्यू अभी भी निकाल के रखे। हो गया 1 फैराड, हो गया 9 10⁻⁹ AR। आर का मान 9 × 10⁻⁹ मीटर। अरे वाह, ये क्या आ गया, आर का मान इतना बड़ा होगा तब 1 फैराड का कैपेसिटेंस होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। आर का मान 9 × 10⁻⁹ मीटर कितना होता आपको पता है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ तो लगभग 6.4 × 10⁻6 ही है, इतना ही है ना। और ये हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे मीटर लगा लो, परेशान ना हो, उतना मीटर रेडियस होता है, ये इतना बड़ा हो गया। इतना पृथ्वी से भी बड़ा अगर गोला ले लोगे तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। अरे वाह, इतना बड़ा यूनिट फैराड है, समझ गए ना? इतना बड़ा आप जब ले लोगे गोला तब 1 फैराड पाओगे, इतना बड़ा मात्रक है। तो वही फील करा रहा था आपको कि जो फैराड है ना बहुत बड़ा मात्रक होता है। कोई प्रॉब्लम? इस लेक्चर तक आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो फैराड इतना बड़ा मात्रक होता है वगैरह बहुत बातें हमने सीखी, जो भी छोटी छोटी बातें हमने बताई हैं आप अपने नोट पे तैयार करते रहिएगा। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी, मैं नहीं बोलता, प्रेस तो कभी किया नहीं, आप करते भी तो नहीं हो कभी भी, कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई अच्छे से करते रहो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। यही टॉपिक शुरू करेंगे, छोटा मोटा लेक्चर जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो ऑल द बेस्ट।